हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 11 फरवरी 2025 जनसत्ता के एडिटोरियल को डिस्कस। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेमचंद जो हमारा कोटेशंस आया है वो क्या कहता है। सबसे पहले कोटेशन की बात करते हैं और कोटेशन देखते हैं किस तरीके से बात करता है। कहता है कि अकेले आदमियों के कृत्यों से सारा इतिहास भरा हुआ है। आदमी अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है। अकेले आदमियों ने ही विचारों से क्रांति पैदा की। महात्मा गांधी अकेले ही चले थे, सुभाष चंद्र बोस अकेले ही चले थे, भगत सिंह अकेले ही चले थे। उन सब ने मिलकर क्या इतिहास बनाया है सभी जानते हैं। प्रेमचंद का कोटेशन है, कहीं भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये हमारा महात्मा गांधी पर या किसी भी पर्सनैलिटी पर आता है तो हम उसके अंदर ये ऐसे लिखते वक्त इस चीज़ को बीच में डाल सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो है उपग्रह प्रक्षेपण से बढ़ता प्रदूषण। मतलब आपने देख रहा होगा इसरो लगातार उपग्रह का प्रक्षेपण कर रहा है। चंद्रयान 3 भी गया, चंद्रयान 2 भी गया और लगातार टाइम टाइम पर हमारे सैटेलाइट वो लॉन्च करता रहता है, तो उससे प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे भी काफ़ी खतरा होता है। तो उससे देखते हैं हमारी इसमें एडिटोरियल में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है अंतरिक्ष अनुसंधान में वृद्धि के कारण रॉकेट प्रक्षेपण की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सही बात है, इसरो हर आप देखते होंगे, सुनने को मिलता होगा कि आज ये सैटेलाइट लॉन्च की, आज ये लॉन्च किया, आज वो लॉन्च किया। यह ओजोन परत के लिए दीर्घकालिक खतरा है। मतलब ये ओजोन के लिए खतरा है। पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन से ओजोन लेयर हमारी कम होती है, जिससे सन की जो अल्ट्रावायलेट रेजर डायरेक्ट अर्थ पर आती है। क्योंकि प्रदूषण का संचय बढ़ रहा है, रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान उत्पन्न ध्वनि का स्तर अधिक होता है, जो मानव और वन्य जीवों दोनों के लिए क्या है, खतरनाक। ध्वनि प्रदूषण भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए अब पढ़ते हैं इसमें लेखक क्या कहना चाह रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरिक्ष अन्वेषण एक महत्वपूर्ण कदम है। बढ़िया बात है कि जो स्पेस इनोवेशन है बहुत बढ़िया चीज़ है। इसने मानव जाति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रॉकेट प्रक्षेपण के माध्यम से उपग्रह और अन्य उपकरणों को अंतरिक्ष में भेजना आज की युग की आवश्यकता बन गई है। हर एक देश अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है, ठीक है, चाहे यह संचार के लिए हो, मौसम का अध्ययन हो या ग्रह पर जीवन की खोज हो। कोई मौसम के लिए भेजता है, कोई कम्युनिकेशन के लिए भेज रहा है, कोई सैटेलाइट भेज रहा है कि भाई हम दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज कर लें। बहुत सी सैटेलाइट तो दोस्तों ऐसे भेजी जाती हैं कि बाकी जो कंट्री उनका स्पाई, उनकी जासूसी की जा सके, है ना। रॉकेट प्रक्षेपण ने मानवता को नई संभावनाओं से परिचित कराया है। हालांकि इसके साथ ही यह प्रक्रिया पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या भी पैदा करती है प्रदूषण की वजह से। प्रक्षेपण के दौरान वायुमंडलीय प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, ध्वनि प्रदूषण, जल और मिट्टी का प्रदूषण, अंतरिक्ष में मलबा जैसी समस्याएं अब सामने आ रही हैं। यानी कि प्रदूषण कई तरीके के होने, ध्वनि भी हो रही है, ओजोन का खत्म भी हो रही है, मिट्टी का भी प्रदूषण हो रहा है, जल का भी प्रदूषण हो रहा है। इनको समझना, उनका समाधान निकालना आवश्यक है ताकि तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। मतलब इस तरीके से हमें स्पेस इनोवेशन को इनोवेट करना है, अंतरिक्ष अन्वेषण को इस तरीके से बढ़ाना है ताकि पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे, पर्यावरण का जो संतुलन है वो ना बिगड़े। फिर इसके बाद लेखक कह रहा है रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बहुत शक्तिशाली ईंधन का उपयोग किया जाता है। जब यह ईंधन जलता है तो बड़ी मात्रा में गैसें और कण उत्सर्जित होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें शामिल होती हैं। ठोस ईंधन के जलने पर कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं जो प्रदूषण का कारण बनते हैं। इतनी सारी गैस रिलीज होती हैं, वायुमंडल में छोड़ दी जाती हैं और प्रदूषण का कारण बनती है। तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करने वाले रॉकेट कम प्रदूषण करते हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अगर भी देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तरल लिक्विड फॉर्म में आप यूज़ करते हैं तो ये कम प्रदूषण, कम प्रदूषण, इसने कहा कि कम प्रदूषण करते हैं। क्यों करते हैं भैया, आप खुद सोचो। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगी तो ये वाटर का फॉर्मेशन करेंगी और वाटर से पोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए इनसे पोल्यूशन क्या होता है, कम। अगर हम लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तो। अब देखते हैं नेक्स्ट ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है ओजोन परत सूर्य से नेक्स्ट हमारी बात जो चल रही है वो चल रही है ओजोन परत क्यों फायदेमंद है हमारी। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यूवी को अवशोषित करती है, जो मानव, जीव जंतुओं और पौधों के लिए घातक होती है। इसे पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह हमारे ग्रह को प्राकृतिक आपदाओं और जैविक क्षति से बचाती है। जो हमारी ओजोन परत है एक तरीके से हमारा सुरक्षा कवच है।
रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान ठोस प्रोपेलेंट्स में उपयोग किए जाने वाली क्लोरीन आधारित यौगिक ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। मतलब जितने भी उसमें फ्यूल यूज होते हैं उसमें क्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं, क्लोरीन के यौगिक होते हैं, वो जब ऊपर वाली लेयर में जाते हैं तो ओजोन का नुकसान करते हैं। क्लोरीन अणु ओजोन अणुओं को तोड़कर पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने देते हैं, जो स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है। रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें पैदा होती हैं जो ओजोन के साथ प्रतिक्रिया कर उसे नष्ट करती हैं। ये गैसें कई वर्षों तक वायुमंडल में बनी रहती है। प्रक्षेपण के दौरान निकली गैसें सीधे ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, जहां ओजोन परत को खुद को पुनर्निर्मित करने का समय नहीं मिलता है। सोचो ये गैस ओजोन को कितना नुकसान पहुंचा रही है। बार बार प्रक्षेपण से समस्या और बढ़ जाती है। ठोस और तरल ईंधनों के जलने से कालिख और ब्लैक कार्बन कण पैदा होते हैं जो ओजोन परत के नवीकरणों को रोकते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में वृद्धि के कारण रॉकेट प्रक्षेपण की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह ओजोन परत के लिए दीर्घकालिक खतरा है, क्योंकि प्रदूषण का संचय लगातार बढ़ रहा है। तो ये इतनी सारे प्रदूषण होते हैं, वायुमंडल में प्रदूषण होता है, जब लॉन्च होता है तब प्रदूषण होता है। तो कुल मिलाकर हमारा जो अंतरिक्ष का इनोवेशन है, स्पेस का जो इनोवेशन है, वो तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसकी प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अब नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान उत्पन्न ध्वनि का स्तर अधिक होता है, जो मानव और वन्यजीवों दोनों के लिए हानिकारक है। यह स्थानीय पर्यावरण पर जस्ट वेट, ये थोड़ा सा हमारा पीछे हट गया है, इसको हम वापस से सही कर लेते हैं। ये एडिटोरियल कहीं पर हमारा चले गया है, जस्ट वेट फॉर दिस। थोड़ी भी कभी कभी दिक्कत इसमें देखने को मिल जाती है। हाँ जी, ये रहा हमारे पास। हाँ जी, तो हम इस वाले एडिटोरियल पर आ गए थे, यहाँ पर आ गए थे हम। रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान उत्पन्न ध्वनि का स्तर अधिक होता है, जो मानव और वन्य जीवों दोनों के लिए हानिकारक है। यह स्थानीय पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालता है और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को बाधित करता है। प्रक्षेपण स्थल के आसपास के जानवर और पक्षी तीव्र ध्वनि से भयभीत हो जाते हैं। सोचो जहाँ पर ये लॉन्च होते हैं वहाँ पर आसपास कितने सारे पक्षी होते होंगे, कितने सारे जानवर होते होंगे। जैसे ही वो लॉन्च होता होगा वहाँ से आवाज़ आती होगी, वो कितना परेशान होते होंगे, सोचा है कभी? जिससे उनके व्यवहार और प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्वनि तरंगों की तीव्रता के कारण आसपास के पेड़ों और वनस्पतियों को भी नुकसान हो सकता है। फिर अत्यधिक आगे यहाँ पर अत्यधिक ध्वनि हानिकारक होती है। यह सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रक्षेपण स्थल पर मौजूद लोगों की मानसिक तनाव, अनिद्रा और अन्य शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक तीव्र ध्वनि तरंगे आसपास की इमारतों और संरचनाओं को क्षति पहुंच सकती है। फिर इसमें आगे क्या है, जब रॉकेट उड़ान भरता है तो उसका इंजन बहुत अधिक गर्मी और गैस उत्सर्जित करता है, जिससे हानिकारक रसायन और भारी धातुएं होती है। फिर आगे ये रसायन जमीन पर गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता को नुकसान पहुंचता है। पार्टिकल्स गिरते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, उसकी जो फर्टिलाइजिंग पावर है, उसकी जो उर्वर क्षमता वो नष्ट होती है। रॉकेट ईंधन में मौजूद हानिकारक रसायन जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और भारी धातुएं मिट्टी की संरचना को बदल देते हैं। इन रसायनों के कारण मिट्टी का पीएच स्तर असंतुलित हो जाता है, जिससे वहाँ की खेती और पौधों को वृद्धि प्रभावित होती है। प्रदूषित मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और कीड़ों के जीवित रहने में कठिनाई होती है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ता है। इन रसायनों को असर मिट्टी पर लंबे समय तक बना रह सकता है, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। वहीं प्रक्षेपण से अंतरिक्ष मलबे का बनना एक बड़ी समस्या है। जब भी कोई रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसके अलग अलग हिस्से जैसे बूस्टर, भाई जब कोई भी रॉकेट ऊपर जाता है तो आप देखते होंगे उसके बहुत से पार्ट्स होते हैं कि जो पहले उसको उठाता है, फिर उसको आगे बढ़ाता है, वो सब अंतरिक्ष में छोड़ दिए जाते हैं। जैसे बूस्टर है, उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाले अन्य उपकरण हैं, अपने काम पूरा करने के बाद अलग हो जाते हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी पर वापस गिरते हैं, लेकिन कई टुकड़े अंतरिक्ष में ही घूमते रहते हैं। पुराने और निष्क्रिय उपग्रह समय के साथ टूटने लगते हैं, जिससे छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। जब दो उपग्रह या मलबे आपस में टकराते हैं तो उनके टुकड़े और ज़्यादा मलबा बनाते हैं। तो देखो कितना सारा मलबा हम जो है अंतरिक्ष में छोड़ रहे हैं।
रॉकेट और उपग्रह भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और दिशा निर्देश बनाए गए हैं ताकि मलबे की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। प्रक्षेपण स्थल के चारों ओर ध्वनि अवरोधक बनाए जा सकते हैं। रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान जलवाष्प का उपयोग ध्वनि तरंगों की तीव्रता को कम करने के लिए किया जाता है। यह तरीका नासा और अन्य एजेंसियां अपनाती हैं। क्लोरीन आधारित ठोस ईंधनों को नाइट्रोजन आधारित यौगिकों से प्रतिस्थापित करना ओजोन परत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। यानी कि अगर मान लो इस पर कोई ऐसे वगैरह हमारा आ गया तो देखो कितना बढ़िया यहाँ पर अब आपको सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है कि ये जो समस्या है इसका सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है सोल्यूशन बताने की कोशिश की जा रही है कि इसका क्या उपाय हो सकता है, उपाय बताने की कोशिश की जा रही है इसका क्या उपाय हो सकता है और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। फिर आगे हम देखते हैं आगे ये क्या बात कह रहा है, आगे देख लेते हैं, आगे इसकी बातें देख लेते हैं कि आगे इसकी बातों में क्या दम है। वैज्ञानिकों ने कई नवाचार किए हैं जिनका उद्देश्य प्रक्षेपण के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। हरित ईंधन के विकास और उपयोग से प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जैव ईंधन, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन जैसे ईंधन न केवल कम विषैले होते हैं बल्कि इनके जलने से न्यूनतम प्रदूषण होता है। मैंने बताया भी था न्यूनतम प्रदूषण क्यों होता है, क्योंकि दोनों की रिएक्शन से वाटर का फॉर्मेशन होता है। वाटर का फॉर्मेशन अगर होगा तो उसका जो है कम पॉल्यूशन होता है। रॉकेट प्रक्षेपण स्थलों को ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाए जहां पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े, जैसे समुद्र तट के नजदीक। संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र और घनी आबादी वाले क्षेत्रों से प्रक्षेपण स्थल को दूर रखना चाहिए। स्पेस एक्स और जैसे संगठनों ने पुनः उपयोग योग्य रॉकेट विकसित किए हैं, जैसे फाल्कन 9। यह तकनीक हर प्रक्षेपण के लिए नए रॉकेट की जरूरत को समाप्त करती है। तो यानी कि आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ भी इस पैराग्राफ में भी इसने सोल्यूशन देने की कोशिश की है कि इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब लास्ट पैराग्राफ हमारा बचा है, इसको ख़त्म कर लेते हैं। इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है। रॉकेट प्रक्षेपण, हाँ जी, रॉकेट प्रक्षेपण आधुनिक विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण की रीढ़ है, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जाता। हम सभी जानते हैं कि स्पेस इनोवेशन बहुत ज़रूरी है आजकल की मॉडर्न इंडिया के लिए, मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, आधुनिक विश्व के लिए, आधुनिक भारत के लिए। लेकिन ये सब काम पर्यावरण को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम टेक्नोलॉजी के चक्कर में अपने पर्यावरण को ख़राब कर बैठे। और आप देख रहे हैं पर्यावरण तो लगातार खराब हो ही रहा है। प्रक्षेपण से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करना कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। वायुमंडलीय प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, जल और मिट्टी का प्रदूषण और अंतरिक्ष मलबा जैसी समस्याओं से निपटने के लिए हमें तकनीकी नवाचार, नीति निर्माण और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। नवीन प्रौद्योगिकियां जैसे पुनः उपयोग योग्य रॉकेट और ग्रीन प्रोपेलेंट्स तथा पर्यावरण क्षति को कम करने के लिए क्रांतिकारी कदम है। स्पेस एक्स, नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इस दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नियमों का पालन यह सुनिश्चित करेगा कि सभी देश पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझें और उनका अनुपालन करें। आने वाले समय में प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आप खुद समझिए कि इस पोल्यूशन से कितना नुकसान हो रहा है और इसके बचने के क्या क्या उपाय हैं। यानी कि लास्ट वाला जो पैराग्राफ है कहीं ना कहीं इसमें भी बचने के उपाय पर ध्यान दिया गया है। तो देखो एडिटोरियल जो होते हैं, हमारे जो संपादक आते हैं, उनका नेचर कुछ इसी तरीके की होती है। पहले वो उसके बारे में बताते हैं, उसकी चीज़ों के बारे में बताते हैं, उसके नुकसान के बारे में बताते हैं, और लास्ट का जो पैराग्राफ होता है वहाँ सॉल्यूशन के बारे में जिक्र किया जाता है। ठीक है, चले, तो ये एडिटोरियल हमारा समाप्त हुआ। अब देखते हैं कि मणिपुर में क्या कहानी है हमारी, मणिपुर में क्या चल रहा है। मणिपुर की बात आप समझ लेते हैं, देखते हैं क्या है। मणिपुर के मुख्यमंत्री, आप बताते हैं, हाल ही में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है इन्होंने क्या दिया है, रिज़ाइन किया है ना। तो उसके पीछे ये आर्टिकल आया है, देख लेते हैं इसकी क्या कहानी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। क्यों, आप सभी जानते हैं वहाँ एक तो कुकी समुदाय है और एक मैतेई समुदाय है। तो जो कुकी समुदाय है और मैतेई समुदाय, इनमें आपस में लड़ाई चल रही है ना, इस बात को लेकर कि मैतेई समुदाय को रिजर्वेशन वहाँ पर दिया जा रहा था। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो मैतेई समुदाय वहाँ का एक्चुअल निवासी है। कुकी समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं म्यांमार से लोग कुछ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन वो क्योंकि वहीं पर काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, अब वो खुद को वहीं का मानते हैं। ये जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह, इन्होंने भी कुकी के खिलाफ ऐसा कुछ बोल दिया था कि ये बाहर से आए हैं, ऐसा कुछ है। तो उसको लेकर भी कुकी समुदाय काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने जो है वायलेंस
जो है हिंसा का रास्ता अपनाया और आज भी वहाँ पर पूरी तरीके से शांति नहीं है। इस चीज़ को लेते हुए जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने बिल्कुल सही स्टेप लिया है और इसमें थोड़ा सा काफ़ी लेट हो गया। अगर ये पहले इस कदम को लेते तो ज़्यादा अच्छा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एन बीरेन सिंह ने फाइनली अपना इस्तीफा दे दिया है। कुकी समुदाय की संस्था ITLF का कहना है कि बीरेन सिंह को लगने लगा था कि अविश्वास प्रस्ताव में वे हार जाएंगे। फिर उनकी बातचीत में एक ऑडियो अंश को सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए भेज दिया है। ऐसे में भाजपा को भी उन्हें बचाना मुश्किल लग रहा था, इसलिए बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया। इसके पीछे हकीकत जो हो, पर मणिपुर मामले को संभालने में बीरेन सिंह पूरी तरह विफल रहे और विपक्ष लगातार उनका इस्तीफा मांग रहा था। करीब 21 महीने से वहां हिंसा का दौर चल रहा है, मगर केंद्र नेतृत्व में बीरेन सिंह पर नैतिक जवाबदेही का कोई दबाव नहीं बनाया, मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं मांगा उससे। वे न केवल अपने पद पर बने रहे, बल्कि कई मौक़ों पर मामले को छिपाने की कोशिश भी करते देखे गए। ITLF का कहना है कि बीरेन सिंह के जाने या रहने से उनकी मांगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वे अलग प्रशासन की मांग उठाते रहेंगे। बीरेन सिंह के इस्तीफे से जरूर उन लोगों ने कुछ राहत अनुभव की होगी जो उनके ढीले ढाले और पक्षतापूर्ण रवैये से नाखुश थे, पर वास्तव में यह मणिपुर की स्थिति में बेहतरी का संकेत हो सकता है। फिलहाल दावा करना मुश्किल है। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, वो चले गए, ये बहुत बढ़िया स्टेप हुआ, लेकिन अब क्या वाकई कंडीशन वहाँ सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? भाई जब थे तब तो हम कह सकते थे, लेकिन अब वो चले गए, कुछ नया हुआ है, तो यानी कि कुछ ना कुछ राह जरूर दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं रास्ता जरूर निकलेगा और कोई नई चीज़ हमारी निकल के आएगी और फाइनली इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल कर आएगा। चले नेक्स्ट। एक मामूली गलतफहमी की वजह से मणिपुर में हिंसा भड़क उठी थी। अब आप खुद सोचिए, सिर्फ एक मामूली गलतफहमी ने पूरे मणिपुर को जला दिया, इतने लोगों की जान ले ली। तो सोचो झूठ कितना बड़ी तबाही मचा सकता है, एक मामूली गलतफहमी कितनी तबाही मचा सकती है। वहां के उच्च न्यायालय ने सलाह दी थी कि मैतेई लोगों को भी आदिवासी समुदाय का दर्जा दिया जा सकता है। सिर्फ इतनी बात थी कि हाई कोर्ट की ने वहाँ का ये कहा था कि जो मैती लोग हैं उनको भी ST कम्युनिटी में हम डाल सकते हैं, आदिवासी कम्युनिटी में डाल सकते हैं। इसको लेकर कुकी जो समुदाय हैं वो नाराज़ हो गए और कहने लगे इससे तो हमारी जॉब पर फ़र्क पड़ेगा, हमारी जॉब मैती लोग खाएंगे, और वहाँ पर ये गलतफहमी हो गई। इस पर कुकी समुदाय के लोग आक्रोशित हो उठे। देखो नेक्स्ट लाइन में ये सरकार से अपेक्षा की जाती थी कि लोगों की यह समझाया जाए कि वो उच्च न्यायालय की सलाह पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाने जा रही जिससे कुकी और दूसरे आदिवासी समुदाय के हितों को चोट पहुंचती है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो कुकी समुदाय है इसमें जो लोग हैं वो क्रिश्चियन है, इसमें जो मैक्सिमम लोग हैं वो ईसाई हैं, और जो मैतेई इसमें जो है मैतेई जो है वो हिंदू है, हिंदू प्लस इसमें कुछ मुस्लिम भी है ना। तो कुल मिला के एक तरफ ईसाई कम्युनिटी है कुकी समुदाय, और जो मैतेई हैं इसमें कुछ मैक्सिमम हिंदू ही हैं, कुछ थोड़े इसमें मुस्लिम भी है। ठीक है, तो मैक्सिमम परसेंटेज यही है, बाकी थोड़ा बहुत ईसाई, यहाँ भी कुछ हिंदू हो सकते हैं, यहाँ भी कुछ मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोपोर्शन यही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या करा है, आगे इसने क्या कहा है, आगे ये बोल रहा है मगर बीरेन सिंह सरकार ने शुरू में दमन के जरिए हिंसा को रोकने का प्रयास किया, फिर मैती समुदाय के प्रति नरम रुख अख्तियार करती देखी जाने लगी थी। प्रशासनिक शिथिलता का आलम यह था कि उपद्रवी शास्त्रागारों में घुसकर हथियार और गोली बारूद लूट कर ले गए। सोचो ये कंडीशन थी। ऐसा कई बार हुआ, पुलिस के सामने कुछ महिलाओं से बदसलूकी की गई, उनके साथ बलात्कार के मामले भी उजागर हुए, मगर पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लगे कि प्रशासन वहाँ हिंसा रोकने को लेकर गंभीर था। इसी का नतीजा था कि उपद्रवियों और वहाँ के आतंकी संगठनों ने अत्याधुनिक हथियार और ड्रोन आदि के जरिए पूरी नीति बनाकर हमले करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए किस तरीके की कंडीशन वहां पर हो गई थी। मणिपुर का हिंसा में अब तक करीब 250 लोग मारे जा चुके हैं। सोचिए गलतफहमी से 250 लोग मारे गए, 1,500 से ऊपर लोग घायल हो गए, सैकड़ों घर और पूजा स्थल जला डाले गए, हजारों लोग अब भी अपने घर नहीं लौट सके, राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। लोगों को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वे खुद टोलियां बनाकर अपने गाँव की सुरक्षा करते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी एन बीरेन सिंह अपने पद पर बने रहे। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें हटने का दबाव नहीं बनाया, पर कोई भी संवेदनशील राजनेता इस तरह अपने लोगों को मरते, दर बदर भटकते और जलालत सहते कैसे देखता रह सकता है, यह समझ से बाहर है। हालांकि कुछ समय से वहां हिंसा नहीं हो रही है, पर लोग इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि यह शांति कब तक बनी रहेगी। यानी कि देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दिया, जो बहुत पहले देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने भी लेट किया, बीरेन सिंह को खुद ये करना चाहिए था। और उन्होंने जो मैती की तरफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, ऐसा उनको लगा कि इनको लगा कुकी समुदाय को, तो ये उन्होंने इससे कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई और वायलेंस और बेटी 250 लोग मारे गए लगभग। अब ये हमारा मानवीयता का लोप। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मानवीयता का लोप। इसमें देख लेते क्या है। समाज में संवेदनशीलता, सहिष्णुता और मानवीय करुणा के
लगातार हो रहे क्षरण को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। आप देख रहे हैं कि समय समय पर संवेदनशीलता लोगों में कम हो रही है, बर्दाश्त करने की जो है सहिष्णुता वो कम हो रही है, जो दया भाव है लोगों के अंदर, मानवीय करुणा, वो लगातार कम हो रहा है ना। तो ये जो कम हो रहा है तो इसको लेकर जो है सभी चिंतित है, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। लगता है इस दौर में मनुष्य सभी मानवीय मूल्यों को परित्याग कर नफरत, भेदभाव और अनिता की राह पर चल पड़ा है। अकारण आक्रोश में और कभी स्वार्थवश वे ऐसी क्रूरता कर बैठता है जिससे मानवीयता को गहरी ठेस पहुंचती है। ऐसे में प्राय निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। किसी को भी मार डालने की उन्माद मनुष्य में कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। इसे समझने के लिए इसकी जड़ में जानने के साथ साथ समाज शास्त्र अध्ययन की भी जरूरत है। आज जिस तरह से हैवानियत बढ़ रही है, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के मन में न तो प्रकृति के लिए, न बेजुबानों के लिए और न ही इंसानों के लिए करुणा बची है। किसके लिए करुणा बची है? आप दिन ब दिन कुछ घटना सुनते रहते होंगे। पिछले 2-3 दशक में बेशक हम आधुनिक हो गए हैं, मगर हमारी प्रवृत्ति कई मामलों में आदिम हो गई लगती है। दिल्ली में रविवार को ही घटना इसका उदाहरण है। एक वाहन चालक ने एक रसोइये को मैच इसलिए पीट पीट कर मार डाला कि उसकी बस की सीट और फर्श पर गलती से खाना बिखर गया था। सोचिए आप। आरोपी ने उसकी हत्या से पहले दहला देने वाली क्रूरता की। भाग दौड़ की जिंदगी के बीच रोजी रोटी के लिए संघर्ष बढ़ा है, मगर इसी के साथ लोगों में सद्भाव की भावना खत्म हो रही है। अब छोटी छोटी बातों को लेकर वे न केवल घरों में बल्कि सड़कों पर भी लड़ने लगे हैं। लोग अब महंगी गाड़ियों में अवश्य चलने लगे हैं, लेकिन किसी की गाड़ी से जरा सी खरोंच लग जाए तो वे न केवल असभ्यता से पेश आते हैं बल्कि शारीरिक क्षति पहुंचाने से भी संकोच नहीं करते। सोचो, आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, हल्की सी किसी ने स्क्रैच मार दी, हल्की सी टक्कर मार दी तो मारने चढ़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। सोचो, क्या आपकी जान से वो कार कीमती है? नहीं। तो आपको लड़ना नहीं है। सहनशीलता, करुणा, क्षमा और मानवीयता मनुष्य के आभूषण है। मनुष्यता के लिए गुण कैसे लुप्त हो गए? हैवानियत का शिकार संबंधित रसोइया अपनी कमीज उतारकर सफाई कर रहा था, फिर भी आक्रोश में अंधे चालक और उसके साथियों ने उसके साथ बर्बरता की। यह तय कि सभी आरोपी कटघरे में आएंगे, लेकिन निर्दोष रसोइया कभी घर नहीं लौटे। सोचो, वो इंसान कैसे आ जाएगा वापस जो मर गया? सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी बात है। चलिए भाई, नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं। अब ये वाला जो आर्टिकल है हमारा, ये थोड़ा एथिक्स में काम आता है, आगे का रास्ता है ना। तो पहले हम पॉलिटिक देख लेते हैं जो एग्जाम पे डायरेक्ट आते हैं ना। इसको कर भी सकते हैं और आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बढ़िया आर्टिकल है कि गाजा पर अधिकार को लेकर अब नया विवाद शुरू। आपने देखा होगा हाल ही में ट्रंप ने बयान दिया है कि मैं गाजा को अपने अंडर में ले लूँगा, अमेरिका अपने अंडर में लेगा और गाजा के जो लोग हैं उनको या तो जॉर्डन या मिस्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी पर अमेरिकी नियंत्रण का प्रस्ताव रखकर एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। दुनिया भर के कई नेताओं ने इसकी निंदा की है। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारर भी शामिल हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे भूमध्य सागर के तट पर बसी इस पट्टी को लेकर नया तनाव पैदा हो सकता है। साल 2007 से गाजा पर हमास का स्वाभाविक शासन रहा है। हमास ने पिछले साल अपने कब्जे वाले क्षेत्र में संसदीय चुनाव जीता और गाजा में खुद को मजबूत किया। गाजा भूमध्य सागर के तट पर स्थित 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इसकी सीमाएं मिस्र और इजराइल से लगती हैं। गाजा को लेकर हमास इजराइल के बीच कई बड़े संघर्ष हुए हैं। लड़ाई के हर दौर में दोनों पक्षों की भारी संख्या में लोग मारे गए हैं, जिनमें अधिकांश गाजा के फ़िलिस्तीनी थे। देखो, गाजा के लोग ज़्यादा मारे गए क्योंकि इजराइल बहुत ही मजबूत है और फ़िलिस्तीन के लोग जो हैं वो हमास तो है लेकिन वो इतने मजबूत नहीं है जितना कि इजराइल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर कोई साफ योजना नहीं बताई है। इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं है कि ट्रंप ने गाजा पर अमेरिकी नियंत्रण का प्रस्ताव कैसे रखा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को वैश्विक निंदा हुई है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रूस और चीन सहित कई देशों ने इस योजना को खारिज किया है। खाड़ी क्षेत्र में सऊदी अरब में फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करने की किसी भी कोशिश को खारिज करते हुए अपना रुख साफ कर दिया है कि जॉर्डन और मिस्र भी फ़िलिस्तीनियों के विस्थापन के खिलाफ हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी आबादी को जबरन बेदखल करने के लिए के प्रयासों पर सख्त प्रतिबंध है। वाशिंगटन के मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हसन निमी ने बताया कि ट्रंप ने गाजा के पुनर्वास पर बड़े पैमाने पर खर्च के विवरण में बारे में बात नहीं की। हसन निमी के मुताबिक ट्रंप का प्रस्ताव अभी भी अस्पष्ट है, मतलब कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि आखिरकार ट्रंप चाह क्या रहे हैं। उन्होंने बंदे ने उसने स्टेटमेंट तो दे दिया लेकिन ये क्लियर नहीं है कि क्या है। अगर वो उसे ज़बरदस्ती अपनाना चाह रहे, देखो ये तो आई थिंक मेरी नज़र में बहुत इम्पॉसिबल सा होगा, क्योंकि इस केस में तो
जो यूरोप वाली कंट्री है वो भी इसके अगेंस्ट हो जाएंगी। चीन और रूस तो पहले से ही अगेंस्ट है। भारत भी आई थिंक इसको नहीं चाहेगा कि किसी इंडिपेंडेंट कंट्री को ज़बरदस्ती अपने कंट्रोल में लिया जाए। साथ ही उसका मानना है कि ट्रंप का मकसद गाज़ा और वेस्ट बैंक के पुनर्निर्माण के लिए अरब देशों के धन का इस्तेमाल करना है। दरअसल वर्ष 1948 में इसराइल की स्थापना से पहले गाज़ा ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के अधीन था। इसराइल ने जब अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, इसके अगले दिन इस पर 5 अरब देशों की सेनाओं ने हमला किया और उसे पूरी तरह से घेर लिया। वर्ष 1949 में युद्ध विराम के साथ लड़ाई खत्म होने तक इसराइल ने अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। मतलब जैसे ही इसराइल ने 1948 पर स्वतंत्र देश की घोषणा की थी, तभी 5 अरब देश ने अटैक कर दिया, लेकिन इसराइल उस युद्ध को जीता था और काफ़ी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वहीं समझौते के तहत मिस्र ने गाजा पट्टी पर अपना कब्जा कर लिया। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया, जबकि इसराइल ने पश्चिमी यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया। वर्ष 1967 के युद्ध विराम में मिस्र को गाजा से बाहर निकालकर इस पर इसराइल ने अपना कब्जा कर लिया, है ना। इसराइल ने यहाँ यहूदी कॉलोनियाँ बसाई और गाज़ा की फ़लस्तीनी आबादी को सीनियर शासन के अधीन कर दिया गया। ठीक है जी। तो ये बढ़िया आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल था, इसमें काफ़ी चीज़ हमें सीखने को मिली। फिर एक आर्टिकल अमेरिका के लिए और है। तो जब से आप यहाँ पर ट्रंप आए हैं तो देखो आर्टिकल पर आर्टिकल आ रहे हैं अमेरिका के ऊपर, है नहीं। चलिए देखते हैं भैया क्या है। अमेरिका G20 सम्मेलन से का बहिष्कार कर रहा है। WHO का उसने किया, पेरिस जो समझौता था उसको उसने मनाया, अब G20 का। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दक्षिण अफ्रीका में 2021 अफ्रीका को आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। 20-21 फरवरी को जो G20 सम्मेलन होने वाला है ना, दक्षिण अफ्रीका में, उसका बहिष्कार करने का ऐलान किया है। मार्को का कहना है कि अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार की भूमि अधिग्रहण नीतियां और अमेरिकी विरोधी रुख की वजह से यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा, मेरा काम अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना, न कि कर देने वालों को पैसा बर्बाद करना और अमेरिकी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देना। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका दिसंबर 2024 से नवंबर 2025 G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसी के चलते वह इस साल 20-21 फरवरी को जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 20-21 फरवरी को G20 होने वाला है ना। ट्रंप भी इसकी आलोचना कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका सरकार की भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर आलोचना की थी। दरअसल ट्रंप ने आरोप लगाया था कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार जबरदस्ती लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर रही है और वहां कुछ चुनिंदा लोगों को परेशान कर रही है। दक्षिण अफ्रीका लोगों की ज़मीन जब्त कर रही है और कुछ वर्गों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। देखो अमेरिका की कहानी है, उसको अपने से मतलब होता है। वो कोई भी आरोप उठा के तुम्हारे पर लगा लेगा और अपना उल्लू सीधा कर लेगा। ट्रंप ने कहा, हम कार्रवाई करेंगे, मामले की जांच पूरी होने तक दक्षिण अफ्रीका को भविष्य में मिलने वाली मदद रोक दी जाएगी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और भूमि अधिग्रहण लंबे समय से विवादित मुद्दा रहा है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने कहा, मनमाने तरीके से जमीन जब्त नहीं होगी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने हाल ही में एक भूमि अधिग्रहण बिल पारित किया है। ये सब कहानी उसी को लेकर चल रही है ना। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम भी आपको याद रखना है, सिरिल रामाफोसा। ठीक है जी। तो एक आर्टिकल हमारा ये हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल और क्या हमारा। अब ये बहुत शानदार आर्टिकल है, ये भारत के लिए है ना, कि भारत और ट्रंप, अमेरिका। देखो आप देखिए अमेरिका के आर्टिकल यहाँ पर भरे पड़े हैं। ज़रा इसको भी पढ़ लेते हैं। ये आर्टिकल हमारा क्या कहता है। ये आर्टिकल कहता है, इस आर्टिकल में कहा गया है, ये आर्टिकल कहता है, आर्टिकल में कहा गया है, देखते हैं क्या कहा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री से ईरान के चाबार बंदरगाह को प्रतिबंधों में दी गई छूट को खत्म या संशोधित करने के लिए कहा है। चाबार को कुछ छूट दी गई थी, उसको खत्म करने के लिए बोला है। हालांकि अभी तक भारत सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चाबार बंदरगाह की ऐसी परियोजना है जिस पर भारत ने लाखों डॉलर खर्च किए हैं। यह बंदरगाह भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए भी बेहद अहम है। इसकी मदद से भारत पाकिस्तान की दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच जाता है। चाबार भारत की संपर्क योजनाओं को भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्गों का 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार होना है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अमेरिका के नए आदेश के बाद भारत पर क्या असर होगा। भाई आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की तो बनती नहीं है। तो अगर भारत और पाकिस्तान की बनती नहीं है तो इंडिया क्या करता है, इसको बाईपास कर देता है पाकिस्तान को, कि भाई ये भारत और भारत के यहाँ पाकिस्तान
और पाकिस्तान के बाद अगर हम देखते हैं या ईरान हमारा पड़ता है, तो चाबार कहीं यहाँ पर है। तो भारत क्या करता है, चाबार अपना सामान भेजता है, पाकिस्तान को बाईपास करके फिर यूरोप में आगे सामान जा सकता है, फिर इधर रसिया में भी सामान जा सकता है, फिर बाकी कंट्री में भी सामान जा सकता है। मतलब भारत के लिए बहुत ही रणनीतिक जगह है ये जो ईरान का बंदरगाह है, चापार बंदरगाह। अब ट्रम्प के आदेश में क्या क्या है, ट्रम्प के आदेश में क्या क्या बात हुई है, ट्रम्प के आदेश में क्या क्या कहा गया है वो देख लेते हैं, है ना। ट्रम्प के आदेश में क्या क्या कहा गया है, चलिए। ट्रम्प प्रशासन की तरफ से जारी इस आदेश का मकसद ईरान सरकार पर दबाव डालना और परमाणु हथियार बनाने के सभी रास्तों को बंद करना है। भैया अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरीके से ईरान जो है परमाणु बम ना बना ले। भैया जो आदमी राजा है वो राजा ही रहना चाहेगा। आदेश में कहा गया है कि ईरान अस्तित्व में आने के बाद से अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ रहा है। दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में ईरान मदद करता है। वह हिजबुल्लाह, हमास, तालिबान, अलकायदा और दूसरे आतंकवादी संगठनों की सहायता की है। आदेश में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बताते कहा गया कि इस तरह की कट्टरपंथी शासन को कभी भी परमाणु हथियार शामिल करने या विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति ट्रम्प ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को यह छूट दी है कि वे ईरान को प्रतिबंधों में दी गई छूट को रद्द या संशोधित कर सकते हैं। इस आदेश में खास तौर पर ईरान के चाबार बंदरगाह का जिक्र किया गया। अब क्या लग रहे हैं कि चाबार बंदरगाह को लेकर ईरान को जो छूट पहले मिल रही थी अब वह खत्म या कम हो सकती है। इसके अलावा ईरान की तेल निर्यात को खत्म करने की बात कही गई है, जिसमें जिसमें चीन को भेजे जाने वाला कच्चा तेल भी शामिल है। अब देखो हमारे भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए क्या मुश्किल है, मेन बात ये है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक अभी इकोनॉमिक सर्वे आया, आर्थिक सर्वे आया है। चाबार स्थित शाहिद बेहेस्ती, यहाँ पर भारत ने अपना पैसा लगाया हुआ है। बंदरगाह INSTC के जरिए मुंबई को यूरेशिया से जोड़ता है, जिसकी वजह से समय और परिवहन खर्च में काफ़ी कमी आई है। रपट के मुताबिक साल 2024 में वेसल टैरिफ में 43% और कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन में 34% की वृद्धि हुई है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान विभाग की प्रोफेसर रेशमा काजी कहती है कि अगर नए प्रतिबंध लगते हैं तो भारत के निवेश खतरे में पड़ सकते हैं और बंदरगाह पर चल रहा काम बंद या धीमा पड़ सकता है। वे कहती हैं कि पहले हम सीधा अफगानिस्तान से व्यापार नहीं कर पाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान सीधा सामान भेजा जा सकता है। अफगानिस्तान हम डायरेक्ट भेज सकते हैं। ऐसे में यहाँ अगर मुश्किलें बढ़ती है तो पाकिस्तान का प्रभाव आगे अफगानिस्तान में बढ़ने लगेगा, जो भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़े सीनियर फेलो डॉक्टर फजलुर रहमान भी यही कहते हैं कि उनका मानना है कि अमेरिका का नया आदेश भारत के लिए एक झटके की तरह है। उन्होंने कहा हमें समझना होगा कि अमेरिका का निशाना भारत नहीं बल्कि ईरान है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को भी इससे नुकसान होता हुआ दिखेगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं। बाइडेन प्रशासन के समय भारत को छूट मिली हुई थी, वो ट्रम्प के शासन में नहीं मिलेगी। वे इस पर अपनी स्थिति साफ कर चुके हैं। फजलुर रहमान कहते हैं कि ट्रम्प का रुख बहुत आक्रामक है। वे लैटिन अमेरिकी, यूरोप, दक्षिण एशिया से लेकर कनाडा तक बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प यूनिलेटरल विदेश नीति लेकर आ रहे हैं, जिसमें बातचीत की संभावना खत्म हो रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प एक तरीके से सिर्फ अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। उनको किसी दूसरे देश से अब लेना देना नहीं है। जब तक जो बाइडन थे काफ़ी नर्म मिजाज था उनका, लेकिन ये बहुत आक्रामक रुख अपना रहे हैं और ये ना तो कनाडा को बख्श रहे हैं ना यूरोप को बख्श रहे हैं। यूरोप से और कनाडा से तो पीछे भी कोई विवाद नहीं रहा है, आपस में मिलकर काम है। बल्कि कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने तो बोला था कि हमने तो हर मुद्दे में अमेरिका का साथ दिया और आज अमेरिका हमारे साथ ऐसा कर रहा है, आज अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है। उनका मानना है कि न सिर्फ भारत बल्कि इस तरह के आदेश से ईरान की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे किए हैं, लेकिन अब फिर से पटरी से उतर सकते हैं। इससे उसके लिए कई परेशानियां खड़ी हो रही हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एडिटोरियल खत्म हुआ। अब इसमें कुछ लोगों की बातें हैं वो देख लेते हैं। पहले अब ये लिखते हैं इस पर क्या असर होगा, पहले ये पढ़ लेते हैं। अगर चाबार को लेकर प्रतिबंध लगाए गए तो न सिर्फ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बल्कि इंडिया मिडिल यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC जो दिया गया था पर भी इसका असर पड़ेगा। IMEC के जरिए भारत मध्य पूर्व से होते हुए यूरोप को जोड़ रहा है, तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए वह अफगानिस्तान मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक पहुंचेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ लागू होती है तो भारत को IMEC में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है उस पर भी काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। अहम जिम्मेदारी क्या है? अहम जिम्मेदारी भैया समझ लीजिए कि भारत को ईरान और अफगानिस्तान से जोड़ने वाले चाबार बंदरगाह को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह की चुनौती के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान और चीन ईरान सरहद के करीब
गवादर बंदर को विकसित कर रहे हैं। भाई आप, चीन और पाकिस्तान तो गवादर में लगे हुए हैं, लेकिन भारत और ईरान मिलकर शाहिदी बेहिस्ती को इम्प्रूव कर रहा है वहाँ अपना, तो उसका कॉम्पिटिटर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये कुछ हमारे जामिया मिलिया की प्रोफेसर हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर रेशमी काजी। देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है, इनकी क्या बातें हुई है। अगर नए प्रतिबंध लगते हैं तो भारत के निवेश खतरे पड़ सकते हैं और बंदरगाह पर चल रहा काम बंद धीमा पड़ सकता है। ये शायद हो चुका है, पहले हम सीधा अफगानिस्तान से व्यापार नहीं कर पाते, लेकिन अब अफगानिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान को सीधा सामान भेजा जा सकता है। ऐसे में अगर मुश्किलें बढ़ती है तो पाकिस्तान का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ने लगेगा, जो भारत के लिए अच्छा नहीं है। ये हमारी जामिया मिलिया की प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रेशमी काजी। फिर आगे डॉक्टर फजलुर रहमान है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़े हुए सीनियर फेलो। ये क्या कह रहे हैं, अमेरिका का नया आदेश भारत के एक झटके की तरह है। हमें समझना होगा कि अमेरिका का निशाना भारत नहीं बल्कि ईरान है। बाइडेन प्रसंग के समय भारत को छूट मिली हुई थी, वे ट्रंप के शासन में नहीं मिलेगी। वो साफ कर चुके हैं ट्रंप का रुख बहुत आक्रामक है। वे लेटिन अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका से लेकर कनाडा तक बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के आपने देखा कि कितना शानदार ये आर्टिकल था, और एक आर्टिकल अमेरिका का, ये भी अमेरिका का, 3 आर्टिकल आपको अमेरिका का से रिलेटेड मिले हुए थे। तो आप खुद समझिए कि अब जब से बाइडन आए हैं पूरी दुनिया में इन्होंने हलचल पैदा कर दी है। ठीक है, चलिए नए आर्टिकल में कल